जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी जी। थैंक यू जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहले एक हेलो। समस्या जो अब सामने आ रही है कि टैक्स पेयर्स को जो है आयकर विभाग ने रिफंड तो जारी कर दिया है। 8 सितंबर तक जो आंकड़े आए हैं ताज़े, वो बता रहे हैं कि 1.19 लाख करोड़ रुपए का रिफंड हो गया है। लेकिन अगर अभी तक किसी को रिफंड नहीं मिला है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे पता करें कि उनके रिफंड का स्टेटस क्या है? देखिए, अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो दो तरीके हैं। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपना स्टेटस ऑफ रिफंड चेक कर सकते हैं, उसमें स्टेटस आता है। दूसरा, आपको जो भी रिफंड है उस रिफंड के अगेंस्ट में ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इनकम टैक्स को, और उसके अगेंस्ट में फिर इनकम टैक्स आपको रिप्लाई करेगा। तो प्रोसीजर क्योंकि कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया है और आपके पोर्टल के अंदर आपको सारे स्टेटस जो है वो पता लगता रहता है। तो आज की डेट में अगर आपको रिफंड नहीं मिला है, हालांकि जिस तरीके से इनकम टैक्स प्रोसेस कर रहा है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि आपका रिफंड भी जो है जल्दी ही प्रोसेस होके आ जाएगा आपके अकाउंट में क्रेडिट। लेकिन अगर नहीं मिला है तो फिर आप ऑनलाइन अपने पोर्टल में लॉग इन करके वहां पे रिफंड स्टेटस के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफंड स्टेटस का पता आपको वहीं से चल जाएगा जहां आपने रिटर्न भरा है। वहां पर जाकर के आप इसके स्टेटस को एक बार चेक कर लें कि कहां पर ये मामला अभी पहुंचा है, कब तक मिल सकता है। एक और खबर जो आई है वो ये कि सीबीडीटी ने जो है एक अच्छी खबर दी है। बोनस या फिर राइट्स शेयर मिलने पर अब टीडीएस नहीं कटेगा। साथ ही में जब कर्ज माफ होता है, वन टाइम सेटलमेंट लोग करते हैं अपने लोन्स का, तब बैंक्स जो है उस समय भी टीडीएस काटते थे, अब वो भी नहीं कटेगा क्योंकि बैंकों को टैक्स नहीं अब भरना है। सीबीडीटी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इसे थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को फायदा होगा उन्हें ये खबर समझनी भी चाहिए। देखिए, बजट 2022 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 194 आर, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन अगर किसी रेजिडेंट को किसी भी तरह का बेनिफिट देता है या पर्क्स देता है तो उस पर, और वो अमाउंट 20,000 से ज्यादा होता है, तो उस पर जो है 10% का टीडीएस कट होगा। और जो बेनिफिट दे रहा है ये लायबिलिटी उसकी हो जाती है कि वो टीडीएस कट करके डिपॉजिट करेगा। अब इसके अंदर ये क्लैरिफिकेशन नहीं था कि किस तरह के बेनिफिट इंक्लूडेड है या बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है। तो इसके अंदर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो बैंक का जो लोन वेवर सेटलमेंट है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस का जो दूसरी बेनिफिट्स होते हैं, बोनस शेयर्स है, इसके ऊपर भी जो है टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फिर एक रिप्रेजेंटेशन गया सीबीडीटी को जिसमें कहा गया कि लोन वेवर जो है वो एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं होता है, उल्टा बैंक को उसमें हेयर कट लगता है, कुछ लॉस होता है, और उसके बाद जो भी जिसको भी ये पैसा मिलता है तो ये लोन सेटलमेंट होता है। अब क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है ये, तो इसलिए जो है टीडीएस की लायबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है बैंकों के ऊपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इसी प्रकार से जो बोनस है वो भी जो है एक कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देता है। और जब भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं बोनस शेयर से, तो हम जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो हम जीरो रखते हैं, तो यानी कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई एक्वायरिंग कॉस्ट नहीं लग रहा है। तो इस सूरत में सीबीडीटी ने यही क्लेरिफाई किया है कि क्योंकि ये बेनिफिट नहीं है तो हम इसको उस सेक्शन के अंडर में नहीं ला सकते, इसलिए इन पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। तो इंस्टीट्यूशन के लिए काफी बड़ी राहत है ये कि उनको उनको जो है टीडीएस का जो लायबिलिटी है वो नहीं होगी, और दूसरा ये भी क्लेरिफाई हो जाता है कि इसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं लग रही। जितेंद्र जी, ईपीएफ एक काफ़ी फेवरेट टूल है निवेश करने का, रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए भी काफ़ी इसे अच्छा माना जाता है और लोग करते भी हैं। अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है ईपीएफ में, क्योंकि एक वीपीएफ रूट भी है जिसके जरिए आप ईपीएफ में अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं? देखिए, ईपीएफ के अंदर तो जो लिमिट है वो एक फॉर्मूले के अंदर जो है फिक्स है। ईपीएफ में आपका जो सैलरी का 12% है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन एक जो एडिशनल बेनिफिट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में मिलता है कि उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है। तो यानी कि ईपीएफ के अंदर आपके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ऐड होता है, और फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है। जो पहले पूरा का पूरा ब्याज एग्जेम्प्टेड था और कंपाउंडिंग बेनिफिट था। तो अगर हम रिटायरमेंट गोल की तरफ देखें और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन क्योंकि सैलरी से लिंक होता है, तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाता है। तो
लंबी अवधि में एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है वो आप इकट्ठा कर लेते हैं जब आप ईपीएफ टूल को कंसीडर करते हैं। तो आपकी सैलरी के हिसाब से इसमें पैसे जो हैं वो उस हिसाब से कंट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन एक वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के ज़रिए भी लोग अपने ईपीएफ के निवेश को बढ़ा सकते हैं। आप वीपीएफ के ज़रिए किन लोगों को कहते हैं निवेश करना चाहिए, ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए, और यहाँ पर फिर हमें वो 2.5 लाख तक की निवेश के उस लिमिट का भी ख्याल रखना होगा, राइट? जी, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड वो कंट्रीब्यूशन है जो आप 12% से ज्यादा अगर आप प्रोविडेंट फंड में करना चाहते हैं, यानी कि क्योंकि अच्छा टूल है, आपको लगता है मेरा डेट का कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इसमें मैं अच्छा ब्याज मिल रहा है मुझे, मैं इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा जिससे एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, तो आपको ये सुविधा मिलती है कि आप वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड के आधार से आप इसमें प्रोविडेंट फंड में ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड की जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी 100% ऑफ बेसिक सैलरी तक आती है, वहां तक आप चाहें तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले पूरी तरह से ये टैक्स एग्जेम्प्टेड था, तो वीपीएफ एक बड़ा अच्छा टूल बन गया था, और हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं वो वीपीएफ टूल का काफी इस्तेमाल करते थे। तो फिर सरकार ने इसमें एक टैक्स लायबिलिटी लेके आई जिसमें ये कहा गया कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड दोनों मिला के अगर आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर होता है तो 2.5 लाख से ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा उस कंट्रीब्यूशन पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपकी इनकम में ऐड होके टैक्सेबल होगा। यानी कि आज की डेट में ईपीएफ और वीपीएफ कंट्रीब्यूशन मिला के आप 2.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है आपके कंट्रीब्यूशन पे ब्याज। अगर 2.5 लाख से एक्सीड हो जाता है तो जो भी एक्सेस इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। राइट, तो वीपीएफ आपके लिए वो टूल है जिससे आप चाहें तो अपनी सैलरी का 100% भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन हाँ 2.5 लाख से ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन गया नहीं कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी उसके ब्याज पर बननी शुरू हो जाती है। जितेंद्र जी, हमने पिछले साल कोरोना का कहर देखा, बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई। अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो ईपीएफ से पैसा निकाला जा सकता है क्या? इस पर एक विंडो मिलता है क्या पैसा निकालने का? देखिए, पैसा निकालने का विड्रॉल जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है ऐसी सूरत में जहां आपकी जॉब चली जाती है और उन कारणों से जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है, जैसे रिट्रेंचमेंट होता है या बिजनेस बंद हो जाता है कंपनी का, तो ऐसी सूरत में आपकी जॉब चली जाती है, तब आपके पास लमसम विड्रॉल अवेलेबल है। आप लमसम एक पैसा जो है पूरा ईपीएफ से निकाल सकते हैं और ये टैक्स लायबिलिटी के दायरे से बाहर होता है। ऐसी सूरत में इस पे टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती। ठीक है। साथ ही में जब लोग नौकरी स्विच करते हैं तब नौकरी बदलने की सूरत में जो पुराना ईपीएफ अकाउंट का पैसा जो है वो नए ईपीएफ अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होता है, और क्या इस किसी तरह का टीडीएस या टैक्स लगता है क्या? पहली बात तो जो लोग नौकरी स्विच करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन के ईपीएफ अकाउंट को नए से मर्ज करें, पैसे ट्रांसफ़र करें, और इस पर कुछ टैक्स की भी देनदारी होगी क्या? देखिए, आइडियली हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने जॉब स्विच करी है, अब क्योंकि ईपीएफ एक रिटायरमेंट टूल है, लंबी अवधि का टूल है, तो जितना कॉर्पस आप ज्यादा रखेंगे उस पे आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, उतना ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अब ऐसी सूरत आती है कि लोग जॉब चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो वो चेंज हो जाता है। पहले आपके अगर आपने 3 जॉब करी है तो 3 प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन होते थे अलग अलग। अब क्योंकि सब ऑनलाइन सुविधा आ गया है तो आपको एक यूनिक नंबर मिल जाता है, उस यूनिक नंबर से आपके सारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट वो लिंक होते हैं। ऐसे में आप जो है अपना पुरानी कंपनी का जो प्रोविडेंट फंड है, जब नई कंपनी में आप जाते हैं तो उसी यूनिक नंबर के अंडर वो कॉर्पस आप नई कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं, और जब आप शिफ्ट करते हैं तो इस पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती। ओके। क्या ईपीएफ खाते की रकम को नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और किस तरह से ईपीएफ के पैसे को आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई टैक्स की लायबिलिटी से भी आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कुछ टैक्स भी देना होगा? नहीं, अगर आप ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का पूरा कॉर्पस अगर आप एनपीएस में ट्रांसफर करते हैं तो इस पर भी जो है आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती। ओके। और आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए, ये किसको करना चाहिए, किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि आप अपने ईपीएफ के पैसे को एनपीएस में डाल दें? देखिए, ये एक सुविधा दी गई थी जब गवर्नमेंट ने एनपीएस इंट्रोड्यूस किया कि आप ईपीएफ का पैसा अपना एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब
अगर कंपनी एम्प्लॉयर जो है ईपीएफ बेनिफिट को हटा के एनपीएस बेनिफिट ला रहा है, या फिर रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काफी लोग, मैंने ये देखा है कि आज की डेट में जब लोग रिटायर होते हैं तो रिटायर क्योंकि 60 साल से पहले हो जाते हैं काफी जगह, और क्योंकि एनपीएस जो है 70 साल तक अवेलेबल है, तो काफी, और उनको अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो ऐसी सूरत में आप ईपीएफ का कॉर्पस अपना एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि आप अपने ईपीएफ का पैसा जो है एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और आपको लग रहा है कि एनपीएस ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, जिसमें आप ज्यादा यंग एज पे हैं, आपको लगता है कि एनपीएस के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड है, आप इक्विटी से अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे, ऐसी सूरत में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो जो है वो आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन ईपीएफ क्योंकि एम्प्लॉयर बेनिफिट है, अब एनपीएस आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट के अंदर में मिलता है तभी ये बेनिफिशियल होगा, लेकिन एनपीएस अकाउंट आपने अगर अलग से ओपन करा हुआ है तो एम्प्लॉयर बेनिफिट नहीं है तो टैक्स एग्जेम्पशन उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। तो ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, लेकिन मेरी राय में ऐसी सूरत में जहां पे कि दोनों ही एम्प्लॉयर बेनिफिट हो तो उसमें आपको एडवांटेजेस हो सकता है।